हेलो गाइस, मैं काल शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता। फर्स्ट वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को देखा था, पाषाण काल को कंप्लीट किया था, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता। आज इस वीडियो में स्टार्ट कर रही हूँ वैदिक सभ्यता, बिल्कुल बेसिक से। लेकिन आगे जो मैं वीडियो करवाऊंगी उसमें मैं काफी डिटेल से करवाऊंगी। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता को। वैदिक सभ्यता का जो काल है यह 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का काल वैदिक काल कहलाता है। 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का काल क्या कहलाता है? तो वैदिक काल। और वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो समय काल है यह है 1500 से लेकर के 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का जो काल है, 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का काल क्या कहलाता है? यह ऋग वैदिक काल कहलाता है। वही उत्तर वैदिक की बात की जाए तो उत्तर वैदिक काल जो है यह हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का काल क्या कहलाता है? क्या उत्तर वैदिक काल कहलाता है। एक बार फिर से गौर करेंगे, वैदिक सभ्यता वैदिक काल जो है यह 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो काल है वैदिक काल कहलाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल है और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो समय काल है यह 1500 से लेकर के 1000, वही उत्तर वैदिक काल का जो समय काल है यह 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का काल कहलाता है उत्तर वैदिक काल। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप लोगों को पता होगा आर्यों के द्वारा की गई थी। हालांकि आर्यों ने वैदिक सभ्यता की स्थापना नहीं की थी, आर्य सभ्यता की स्थापना की थी। बाद में इस सारे का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वेदों में मिलता है। वैदिक सभ्यता का उल्लेख वेदों में मिलता है, इस कारण से इसका नाम क्या पड़ गया? तो वैदिक सभ्यता। क्लियर। आर्य भारत में आए कहाँ से थे? तो आप लोग को पता होगा मध्य एशिया से होकर के आए थे। ऐसा किसने बताया था? तो मैक्स मूलर ने बताया था। यह भारत में आकर के कहाँ पर बसे थे? ये भी क्वेश्चन आता है। यह बसे थे सप्त सैधव प्रदेश में। सप्त सैधव प्रदेश किसे कहते हैं? तो पता होगा, 7 नदियों की जो भूमि है उसे सप्त सैधव प्रदेश कहते हैं। बिल्कुल बेसिक ही ये सब तो जानकारी आप लोग की होती होंगी। सप्त सैधव जो प्रदेश है यह 7 नदियों की भूमि पंजाब वाले क्षेत्र और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में जाकर के वैदिक जो आर्य लोग थे वो आकर के वहां पे बसे थे। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो वेदों में मिलती है। नेक्स्ट है इसकी भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी? तो यह थी संस्कृत। आर्य का अर्थ क्या होता है? तो आर्य का अर्थ होता है कुलीन या फिर श्रेष्ठ। कुलीन या फिर श्रेष्ठ आर्य का अर्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहीं पे बेसिक से देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। अभी हमने बताया कि कहाँ करके बसे थे? तो सप्त सैधव प्रदेश पंजाब और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आकर बसे थे। इनकी भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। स्थापना किसने किया? तो आर्य लोग ने आर्य सभ्यता की स्थापना किया था। वैदिक सभ्यता किस कारण से पड़ गया? तो वेदों में इसकी संपूर्ण जानकारी मिलने के कारण इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ गया। क्लियर। ये मूल निवास इन लोगों का कहाँ था? आर्यों का मूल निवास जो था यह मध्य एशिया था। यह किसने बताया था? मैक्स मूलर ने। आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या बताया, क्या आर्य लोग कहाँ कहाँ से आए थे। हालांकि यहाँ पे मैक्स मूलर की बात ज्यादा सच मानी जाती है। मैक्स मूलर ने बताया था कि मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे। मध्य एशिया जानते ही होंगे, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब मध्य एशिया में ही आते हैं। नेक्स्ट है आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ या फिर कुलीन होता है। बिल्कुल। उत्तर भारत का क्षेत्र जो है यह आर्यावर्त कहलाता था। वैदिक सभ्यता के समय जो उत्तर भारत का जो संपूर्ण क्षेत्र था वह क्या कहलाता था? तो आर्यावर्त कहलाता था। क्लियर। सभ्यता जो थी वैदिक सभ्यता यह पूर्णतः क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। हमने सिंधु घाटी सभ्यता देखा था क्या कि वह नगरीय सभ्यता थी, और यह क्या था? यह ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट है सबसे बड़ी जो नदी थी यह कौन सी नदी थी? तो सिंधु नदी थी। सबसे बड़ी जो नदी थी वैदिक काल में यह कौन सी थी? यह सिंधु नदी थी। और सबसे पवित्र नदी जो मानी जाती थी यह सरस्वती मानी जाती थी। अगर पूछा जाए कि ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक किस नदी का उल्लेख मिलता है, तो सर्वाधिक जो उल्लेख मिलता है यह सिंधु नदी का ही मिलता है। जबकि पवित्र नदी किसे माना जाता था? तो सरस्वती नदी को माना जाता था, जो कि अब क्या है, विलुप्त हो चुकी है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। 25 नदियों का हम आगे देखेंगे। 25 नदी को नहीं, जो मुख्य नदी 14 मैंने डाला है उसे हम देखेंगे। 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। गौर करिएगा ऋग्वेद में कितने नदी का उल्लेख मिलता है? तो 25। कितने? 25। और यहीं पे गंगा का एक बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। पता ही होगा 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में गंगा का एक बार उल्लेख मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बता रही हूँ। यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। यमुना का कितने बार? तो 3 बार। गंगा का 1 बार। और सर्वाधिक जो उल्लेख मिलता है यह सिंधु नदी का मिलता है। जबकि पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती नदी को। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मुख्य व्यवसाय क्या होता था? तो पशुपालन और कृषि। पशुपालन और कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने क्या देखा था? व्यापार और कृषि। और यहाँ पे वैदिक सभ्यता में क्या हो गया? तो पशुपालन और कृषि। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जानवर के बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि गाय का उल्लेख जो मिला है यह कितने बार, तो 125 बार। गाय को कितना बार उल्लेख किया गया है, तो यह किया गया है 125 बार। और इसके लिए एक अघन्या शब्द का उल्लेख किया गया है। गाय को क्या कहा गया है, तो अघन्या। अघन्या का अर्थ क्या होता है, इसे ना मारने योग्य या फिर इसे ना घायल करने योग्य को ही क्या कहते हैं, तो अघन्या कहते हैं। नेक्स्ट है, गाय को अगर कोई घायल कर देता था या फिर मार देता था तो उसे मृत्यु दंड देने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रिय पशु कौन सा था, यह घोड़ा था। क्या था, घोड़ा था। और एक नाम आता है गविष्टि। गविष्टि क्या होता था, तो घोड़े के गाय के लिए जो युद्ध किया जाता था, गाय के लिए जो युद्ध किया जाता था वह क्या कहलाता था, तो गविष्टि कहलाता था। नेक्स्ट है धातु। धातु के बारे में अगर जानते होंगे, धातु का जो अगर बात की जाए लोहा का, तो लोहा की खोज हुई थी उत्तर वैदिक काल में। और यह कहाँ खोजी गई थी, तो अतिरंजी खेड़ी में, जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, वहीं पे लोहे की खोज हो गई थी। उसके बाद महाजनपद का डेवलप हुआ था, आगे हम लोग देखेंगे। धातु में अगर बात की लोहा को, तो उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे, वैदिक काल के जो लोग थे, तो लोहा को क्या कहते थे, तो श्याम अयस्क कहते थे। लोहा को क्या कहते थे, श्याम अयस्क कहते थे। और तांबा को लोहित अयस्क कहते थे। लोहा को श्याम अयस्क और तांबा को लोहित अयस्क कहा जाता था। नेक्स्ट है, आर्य का प्रशासनिक व्यवस्था जो थी यह 5 भागों में बटा हुआ था। आर्य का प्रशासनिक व्यवस्था कितने भागों में बटा हुआ था, तो 5 भागों में। कौन कौन सा, तो एक था कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। कुल, आप गौर करिएगा, कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। ग्राम का जो हेड होता था उसे क्या कहते थे, ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे, तो ग्रामणी कहा जाता था। वही विष के प्रधान को विषपति कहा जाता था। और राष्ट्र के हेड को क्या कहा जाता था, तो राजन कहा जाता था। विष के प्रधान को विषपति, ग्राम के प्रधान को ग्रामिणी और राष्ट्र के प्रधान को, राष्ट्र के हेड को क्या कहा जाता था, तो राजन कहा जाता था। नेक्स्ट है, यहाँ पे जन का उल्लेख 275 बार मिला है। कितने बार किया गया, तो 275 बार इसका उल्लेख किया गया है, जबकि जनपद का एक बार भी उल्लेख नहीं किया गया है। जन का उल्लेख कितने बार, तो 275 बार, और वही जनपद का एक बार भी उल्लेख नहीं किया गया है। समाज जो थी यह पितृ सत्तात्मक थी, पुरुष प्रधान सभ्यता था, पुरुष प्रधान। वही हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था कि वो समय जो था यह मातृ सत्तात्मक थी, जबकि वैदिक काल जो है यह पितृ सत्तात्मक थी। हालांकि वर्तमान में भी देखने को मिलता है पितृ सत्तात्मक ही, क्योंकि हम लोग को जो जाना जाता है वह पिता के नाम से ही जाना जाता है। अभी भी जो सभ्यता जो है यह पितृ समाज जो है यह पितृ सत्तात्मक ही है। नेक्स्ट है, यहाँ अभी का समाज क्या है, तो पितृ सत्तात्मक ही है। अब यहाँ जानते हैं ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियां को, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसे देखेंगे। सिंधु नदी, प्राचीन में जो सिंधु नदी है इसे अब जानते हैं सिंध नदी के नाम से, सिंध नदी के नाम से जाना जाता है। वितस्ता, झेलम, इस तरह से याद करते हैं। झेलम को क्या कहा जाता था, तो वितस्ता। झेलम को क्या कहते थे, तो वितस्ता। स्वात नदी को कहते थे सुवस्तु, स्वात नदी को सुवस्तु। गोमल नदी को गोमती कहा जाता था, गोमल, गोमती। गंडक को कहते थे सदा नीरा, गंडक को क्या कहते थे, सदा नीरा कहा जाता था। वही ब्यास को विपाशा, ब्यास को विपाशा, ब्यास विपाशा। कुर्रम नदी को कुब्र कहा जाता था। कुर्रम नदी ये अफगानिस्तान वाली नदी है। कुर्रम और काबुल, तो कुर्रम जो नदी है उसे कुब्र कहा जाता था और काबुल को कुंभा कहा जाता था। काबुल नदी को क्या कहते थे, कुंभा कहते थे। लास्ट बार एक बार और रिवीजन कर लेंगे। घग्गर नदी को 10 गति कहा जाता था। घग्गर नदी को क्या कहते थे, तो 10 गति कहते थे। और रावी नदी को परुष्णी, रावी नदी को पुरुषनी। सतलज नदी को शत्रुदी, चिनाब को अस्किनी और सोहन इसको कहा जाता था सुषोमा। सोहन नदी जो है यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। और ब्यास क्या हो जाएगा, तो विपाशा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या हमने बताया। वैदिक सभ्यता के बारे में बताया, यह 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता की अगर बात की जाए तो 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का काल वैदिक काल कहलाता है। ऋग्वैदिक काल की अगर बात की जाए तो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का काल ऋग्वैदिक काल, और 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का काल उत्तर वैदिक काल कहलाता है। आर्य भारत आए थे कहाँ से, तो मध्य एशिया से आए थे। किसने बताया, तो मैक्स मूलर ने। इनकी भाषा क्या थी, तो यह संस्कृत थी। कहाँ आकर के बसे थे, तो सप्तसैधा प्रदेश आकर के बसे थे। हरियाणा, पंजाब और अफगानिस्तान, कुछ पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आकर के बसे थे। नेक्स्ट है,
इन्होंने आर्य सभ्यता की स्थापना की थी। ये संपूर्ण जानकारी वेद में मिलती है, इसलिए इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। उत्तर भारत का क्षेत्र को इन लोग आर्यावर्त नाम दिए थे। उत्तर भारत के क्षेत्र को क्या कहा जाता था उस समय? तो आर्यावर्त कहा जाता था। यह जो सभ्यता थी पूर्णतः ग्रामीण थी। सबसे बड़ी नदी उस समय सिंधु नदी थी और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। सर्वाधिक जो उल्लेख किया गया है सिंधु नदी का ही, और सर्वाधिक जो पवित्र माना जाता था सरस्वती नदी का। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि होता था। गाय का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार। सर्वाधिक जो उल्लेख किया गया है ये सिंधु नदी का। गाय का उल्लेख किया गया है 125 बार और इसके लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। अघन्या का अर्थ क्या होता है? न मारने योग्य। नेक्स्ट है, अगर इसको कोई मारने उड़ देता था, घायल कर देता था, तो उसके लिए क्या प्रावधान था? तो मृत्यु दंड का। प्रिय पशु कौन सा होता था? तो घोड़ा होता था। धातु में अगर हम बताएं, लोहा को श्याम अयस्क कहते थे और तांबा को लोहित अयस्क कहा जाता था। गौर करेंगे, लोहा को श्याम अयस्क और तांबा को लोहित अयस्क कहा जाता था। आर्य का प्रशासनिक व्यवस्था थी, यह 5 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन सा था? तो यह बताएं हम कुल, ग्राम, 20 जन और राष्ट्र। कुल, ग्राम, 20 जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। 20 के प्रधान को 20पति, राष्ट्र के प्रधान को राजन कहा जाता था। जन का उल्लेख कितने बार किया गया है? तो 275वां। जनपद का उल्लेख 1 बार भी नहीं किया गया है। समाज जो थी यह पुरुष प्रधान था, पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियां। सिंधु नदी को अब क्या कहा जाता है? सिंध कहा जाता है। वितस्ता को झेलम, सुवस्तु, स्वात, गोमती, गोमल, सदानिधा गंडक को कहा जाता है। विपाशा ब्यास नदी को कहा जाता है। कुब्रा कुर्रम को कहा जाता है। कुब्रा काबुल को कहा जाता है। दस्तती घग्घर नदी को कहा जाता था। वही रावी नदी को पुरुषनी कहा जाता था। सकले नदी को शत्रुदी, चिनाब को अस्किनी और सोहन को सुषोमा कहा जाता था। क्लियर? आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल डिटेल इसका जानने का प्रयास करेंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोग को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।